मेरा नेम फ़रहीन फ़ातिमा है और मैं कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की बीएससी बीएड थर्ड ईयर की छात्रा अध्यापिका हूँ। आज हम सब्जेक्ट साइंस के टॉपिक फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, पुष्प, फल और बीज का अध्ययन करने वाले हैं। पुष्प, फ्लावर, पुष्पक्रम। फूल एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी जो फ्लावर है वह एक मॉडिफाइड स्टेम है जहाँ प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टम पुष्पी मेरिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर रह जाती है। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं, यानी जो नोड्स हैं वहाँ पर पत्तियों की बजाय फ्लावर ऑर्गन्स निकलते हैं। जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होता है, यानी जो स्टेम का जो शीर्ष है, जो टिप है, वह जब भी फूल में परिवर्तित होगा, फ्लावर में मॉडिफाइड होगा तो वह हमेशा एक ही होगा। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं या फ्लोरेसेंस कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम को दो प्रकार असीमाक्षी रेसिमोस तथा ससीमाक्षी साइमोस में बांटा गया है। असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती रहती है, यानी प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती रहती है और फूल पार्श्व में अग्रभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। फूल पार्श्व में अग्रभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, यानी टिप पर फूल नहीं लगता और इसमें सतत रूप से वृद्धि होती रहती है, यानी असीमित वृद्धि होती है। जबकि ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, जैसा कि चित्र 5.12 में दिखाया गया है। पुष्प, फ्लावर। एंजियोस्पर्म में पुष्प, फूल या फ्लावर एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित प्ररोह है, मॉडिफाइड स्टेम है जो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। एक प्रारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पावृंत, जिसे पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं, पर लगे रहते हैं। यह कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग है, जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग है। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता। प्याज लिलिएसी फैमिली का सदस्य है, यानी लिलिएसी कुल में कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए इन्हें परिदलपुंज या पेरिएंथ कहते हैं। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी होते हैं, क्योंकि उसमें पुष्प के मादा जनन अंग और नर जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा एक अंडप हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। सममिति में फूल त्रिज्य सममित एक्टिनोमॉर्फिक अथवा एक व्यास सममित जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिज्य सममित कहते हैं। इसके उदाहरण हैं सरसों, धतूरा, मिर्च। लेकिन जब फूल को किसी एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सममित कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया आदि। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त ना हो सके तो उसे असममित अथवा अनियमित इर्रेगुलर कहते हैं, जैसे कि केना। एक पुष्प त्रितयी, चतुष्टयी, पंचतयी हो सकता है, यानी उनमें उनके उपांगों की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणक में हो सकती है। जब संख्या 3 के गुणक में होती है तो पुष्प मोनोकोट होते हैं, जैसे कि लिलिएसी, पोएसी,
और कोई भी मोनोकोट हो सकता है। कई बार पुष्पीय उपांगों की संख्या 4 या 4 के गुणक में होती है और ऐसे पुष्प जो होते हैं वो डाइकोट्स में पाए जाते हैं। डाइकोट्स में भी केवल ब्रेसिकेसी और ब्रेसिकेसी में टेट्रामेरस में मिलता है, जबकि पंचतई पुष्प में कई बार पुष्पांग 5 या 5 के गुणक में होते हैं। ये ज़्यादातर डाइकोट्स में मिलता है। जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं यानी कि ब्रैकेट्स होते हैं यानी पुष्पवृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन्हें सहपत्री कहते हैं। और जिसमें सहपत्र नहीं होते उन्हें सहपत्रहीन ई ब्रैकेट्स कहते हैं। पुष्पवृंत पर कैलिक्स, कोरोला, पुमंग अथवा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायांगता, हाइपोगाइनस, परिजायांगता, पेरिगाइनस तथा अधिजायांगता, एपिगाइनस में बांटा गया है। अधोजायांगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है, यानी कि जो जायांग है वो सबसे थैलेमस के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित होगा और अन्य अंग थैलेमस और अन्य अंग अंडाशय के नीचे से निकले होते हैं। ऐसे पुष्प में अंडाशय ऊर्ध्ववृत्ति यानी सुपीरियर होते हैं। इसके सामान्य उदाहरण सरसों, गुड़हल और बैंगन हैं। परिजायांगता में पेरिगाइनस में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवृत्ति होता है यानी सेमी इन्फीरियर होता है या फिर आधा ऊर्ध्ववृत्ति सेमी सुपीरियर होता है। इसके सामान्य उदाहरण हैं प्लम, बेर, गुलाब, रोज़, आड़ू, पीच। अधिजायांगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं, जैसा कि चित्र द में दिखाया गया है, और इससे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसलिए अंडाशय अधोवृत्ति होता है यानी इन्फीरियर होता है। इसके उदाहरण हैं सूरजमुखी के अर्धपुष्पक, रेफ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, अमरूद तथा घिया। पुष्प के भाग, प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग। अब हम पढ़ते हैं कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को बाह्य दल या सेपल कहते हैं। प्रायः बाह्य दल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। ये आसानी से गुलाब में देखे जा सकते हैं। कैलिक्स संयुक्त बाह्यदली, जुड़े हुए बाह्यदल अथवा पृथक बाह्यदली, मुक्त बाह्यदल होते हैं। कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है। दल प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली, गेमोपेटलस अथवा पृथक दली, पॉलीपेटलस या मुक्त दली हो सकते हैं। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। जो रंग होता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। कोरोला का एंथोसाइनिन पिगमेंट जितना ज़्यादा होगा, फ्लावर उतने ही चमकीले रंगदार होंगे और परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जहाँ तक आकृति का संबंध है वह नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकती है। पुष्प दल विन्यास। पुष्प दल विन्यास पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास या एस्टिवेशन कहते हैं। पुष्प दल विन्यास के प्रमुख प्रकार कोरस्पर्शी, वेलवेट, व्यवर्तित, ट्विस्टेड, कोरछादी, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी होते हैं। जब चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हों तो उसे कोरस्पर्शी या वेलवेट कहते हैं, जैसे कि कैलोट्रोपिस में।
यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे तीसरे दल पर अतिव्यापित हो तो उसे विवर्तित या ट्विस्टेड कहते हैं। इसके उदाहरण गुड़हल, भिंडी और कपास है। यदि बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्यापित हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति को कोर छादी इम्ब्रिकेट कहते हैं। इसके उदाहरण है केसिया, गुलमोहर। मटर सेम में 5 दल होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा मानक दो स्पर्शी पंख को और ये दो सबसे छोटे अग्रदलों कूटक को अतिव्यापित करते हैं। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को वैक्सिलरी अथवा पेपिलियोनेसियस कहते हैं। पुमंग, एंड्रोइसियम। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वे एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। बंधी पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वह स्टेमिनॉइड कहलाते हैं। पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल यानी पेटल से जुड़े होते हैं तो उसे दल लग्न एपिपेटलस कहते हैं, जैसे बैंगन में। यदि ये परिदल पुंज से जुड़े हो तो उसे परिदल लग्न एपिफिलस कहते हैं, जैसे लीली में। फूल में पुंकेसर मुक्त, बहुपुंकेसरी अथवा जुड़े हुए हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल में हो तो उसे एक संगी कहते हैं, जैसे कि गुड़हल में। यदि अगर पुंकेसर 2 बंडल में हो तो उसे द्विसंगी कहते हैं, जैसे मटर में। अथवा 2 से अधिक बंडल में हो तो उसे बहुसंगी कहते हैं, जैसे सिट्रस में। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे सेल्विया तथा सरसों में। जायांग, गाइनोइसियम। जायांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडप से मिलकर बने होते हैं। अंडप यानी कार्पल से मिलकर बने होते हैं और कार्पल के 3 भाग होते हैं: वर्तिका, स्टाइल, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा तथा अंडाशय, ओवेरी। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है, जिस पर एक लंबी नली होती है, जिसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है, स्टिग्मा से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्रायः वर्तिका की चोटी पर होती है और परागकण को ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं, जो चपटे गद्देदार बीजांडासन यानी थैलेमस से जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक अंडप होते हैं तब वे पृथक अथवा मुक्त हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब और कमल में। इन्हें वियुक्त अंडपी एपोकार्पस कहते हैं। जब अंडप जुड़े होते हैं, जैसे मटर अथवा टमाटर में, तब उसे युक्तांडपी सिनकार्पस कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं और अंडाशय से फल बन जाते हैं। बीजांड न्यास, प्लेसेंटेशन। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। बीजांड न्यास सीमांत, मार्जिनल, स्तंभीय, एक्सियल, भित्तीय, पैराइटल, आधारी, बेसल, केंद्रीय, फ्री सेंट्रल तथा मुक्त स्तंभीय हो सकते हैं। सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थित रहते हैं, जो 2 कतारें बनाती है, जैसे कि मटर में। जब बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठ के अंडाशय पर लगे होते हैं, तब ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभीय कहते हैं। इसका उदाहरण है गुड़हल, टमाटर तथा नींबू। भित्तीय बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं।
अंडाशय एक कोष्ठक होता है, लेकिन आभासी पट्ट बनने के कारण यानी कि स्यूडोसेप्टा बनने के कारण 2 कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। इसके उदाहरण हैं क्रूसीफर सरसों तथा आर्जिमोन। जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में होते हैं और यह पुटीय नहीं होते, जैसे कि डायंथस तथा प्रिमरोज, तब इस प्रकार के बीजांडन्यास को मुक्त स्तंभीय कहते हैं। आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है। इसके उदाहरण सूरजमुखी और गेंदा है। फल, फ्रूट। फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है, मैच्योर ओवेरी है, जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषेकी पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं या पार्थेनोकर्णिक फल कहते हैं। प्रायः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क अथवा गुद्देदार हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी तथा गुद्देदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। इसके मध्य में मध्य फल भित्ति तथा भीतर की ओर अंतः फल भित्ति होती है। आम तथा नारियल में फल के प्रकार को अष्टिल ड्रूप कहते हैं। ये फल एकांडपी ऊर्ध्ववृत्तीय अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है। आम में फल भित्ति बाह्य फल भित्ति गुद्देदार एवं खाने योग्य, मध्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अंतः फल भित्ति के सुस्पष्ट रूप से विभेदित होती है। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमयी होती है। बीज। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक गेहूं, मक्का अथवा 2 चना, मटर में बीजपत्र होते हैं। 2 बीजपत्र जैसे चना और मटर में होंगे, एक बीजपत्र गेहूं और मक्का में होगा। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट एंड मोनोकोट में विभक्त किया जा सकता है। द्विबीजपत्री बीज की संरचना। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं या सीड कोट कहते हैं। बीजावरण की 2 सतहें होती है। बाहरी सतह को बीज चोल और भीतरी सतह को टैगमेन कहते हैं। बीज पर एक शत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है, जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिक कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिक के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजाणु द्वार कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 गुद्देदार बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष भोजन संग्रहण करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी है, जबकि अरंड में यह गुद्देदार होता है, इसलिए ये भ्रूणपोषी है। एक बीजपत्री बीज की संरचना। प्रायः एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। उदाहरण ऑर्किड। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संगलित होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीजपत्र होता है जिसे स्कुटेलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर, प्लूमूल तथा मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं।